नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी 20 का चुनाव। दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि वह किसी राजनीतिक दल से चुनाव मैदान में उतरेंगी या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने रविवार को यह घोषणा की कि पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह ने यहां अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में घोषणा की ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह का बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। वह किस सीट से लड़ेगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। वह किसी राजनीतिक दल से मैदान में उतरेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यह भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक सवाल के जवाब में कहा कि लोग चाहते हैं कि वह बिहार की कराकट सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, 397 आवेदन में सिर्फ 30 की स्वीकृति और 51 की अस्वीकृति प्राप्त हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवा युवतियों को उद्यम स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना के लिए ऋण एवं अनुदान उम्मीदों उपलब्ध कराई जा रहा है। बेरोजगार केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहकर औद्योगिक इकाइयों को लेकर स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकांश बैठकों के असहयोगात्मक स्वयं एक कारण जिला उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम में धीमी गति से ऋण स्वीकृति किया गया था। जिले के उद्योग विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 2 ऋण स्वीकृति किया गया है। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा 2, इंडियन बैंक 1, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 4, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया द्वारा 13, केनरा बैंक द्वारा 1 आवेदन स्वीकृति किया गया है। जिला उद्योग केंद्र वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जिले में स्थित विभिन्न बैंकों में 397 आवेदनों का आवेदन भेज दिया गया है, जिसमें से मात्र 30 आवेदकों का ऋण स्वीकृति हुआ है। इन आवेदनों में बैंकों द्वारा 51 आवेदनों की स्वीकृति कर दिया गया है, जबकि शेष 319 आवेदन बैंकों में लंबित चल रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार के उद्योगों को लगा सकते हैं बेरोजगार पशु आहार, मुर्गी दान, तेल मिल, दाल मिल, मसाला उत्पादन, बेकरी उत्पादन, पोहा उत्पादन, फलों का जूस, कर्नल फ्लेक्स उत्पादन, जैम जेली उत्पादन, सॉस उत्पादन, मधु प्रसंस्करण जैसे अन्य उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। परियोजना राशि का स्वयं लागत राशि का 10% अंशदान सामान्य पुरुष वर्ग को देना है, जबकि शेष सभी वर्ग के लिए परियोजना राशि का 5% अंशदान देना है। परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र के लिए 15% एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभुकों को 25% अनुदान देने का प्रावधान है। दोस्तों, स्वीकृति और अस्वीकृति के लेकर क्या कहते हैं अधिकारी, सुन लेते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का जिले के बेरोजगारों को लाभ दिलाने के लिए उद्योग विभाग सतत प्रयत्नशील है। जिले के कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकांश बैंकों की टाल मटोल नीति के कारण इस प्रकार के लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सचिन कुमार ने बोला, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नालंदा। इसी के साथ मित्रों, रंगीन लाइटों से जगमगा वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट बन गया शहर का नाला रोड। दोस्तों, बिहार शरीफ शहर के नाला रोड स्थित वॉच टावर को हाल ही में रंगीन लाइटों से सजाया गया था। जैसे ही शाम होती यह टावर अलग अलग रंगों में चमकने लगता है और आसपास का इलाकों रोशनी से जगमगाने लगता है। इसकी आकर्षक सजावट ने नाला रोड को शहर के सबसे सुंदर और जीवंत क्षेत्रों में से एक बना दिया है। वॉच टावर की रोशनी को देखने
के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां आने लगे हैं। कई युवक और युवतियों टावर के सामने रुककर सेल्फी और वीडियो बना रहे हैं। छोटे बच्चे और परिवार भी शाम के समय इस आकर्षक स्थल पर घूमने आते हैं। यही वजह है कि जगह अब शहर का नया सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सजावट से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ी है, बल्कि शाम के समय लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ यहाँ समय बिताने के लिए आने लगे हैं। कई लोग कहते हैं कि अब नाला रोड की शाम पहले से कई ज़्यादा जीवंत और रंगीन नज़र आती है। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शहर के सौंदर्यीकरण के दौरान वॉच टावर बनाए जाने के लोग सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सजावट शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यटकों का आकर्षित करने की दिशा में से एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसे और भी आकर्षक निर्माण किए जाएंगे ताकि शहर की खूबसूरती को और निखारा जा सके। इसी के साथ दोस्तों एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजाया समापन समारोह। देशभक्ति से गूंजा राजगीर। दोस्तों ट्रैम्प कैंप युवाओं में देशभक्ति का कहते हैं संचार। दोस्तों मेजर जनरल बोले। दरअसल मित्रों रविवार को ऑल इंडिया राजगीर ट्रैक 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया था। समापन कार्यक्रम में बिहार एवं झारखंड निर्देशालय के एडीजी जनरल एस बजाज और गया ग्रुप मुख्यालय के कर्नल नंदा ने कैंप का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एडीजी मेजर जनरल ने कहा कि एनसीसी देश की युवा शक्ति को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना को अप्रोत करता है। ऐसे ट्रैक कैंप युवाओं में एकता, समर्पण और देशभक्ति का संचार कहते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए कैडेटों में उत्कृष्ट प्रदर्शन अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह अनुभव उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके द्वारा कैंप में विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी पदाधिकारी एवं कैडेटों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह प्रतीक चिन्ह इस यादगार कैंप के स्मृति स्वरूप प्रदान किया गया है। इस कैंप को यादगार बनाने के लिए प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है। कैंप में विभिन्न राज्यों से आए कैडेटों में अपनी सभ्यता और संस्कृति को नृत्य, गीत एवं संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत किया। समापन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कैडेटों ने अपनी सभ्यता, सांस्कृतिक और परंपराओं को गीत, नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुतियों के जरिए अनेकता में एकता और अद्वितीय भारत की भावना को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि सीआरपीएफ कमांडेंट करुणा राय ने कार्यक्रम में शिरकत की और कैडेटों की प्रतिभा की सराहना की। कैंप के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं ने विजेता कैडेटों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बिहार एवं झारखंड निर्देशालय, टग ऑफ वार में उत्तर प्रदेश निर्देशालय तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निर्देशालय में विजेता ट्रॉफी हासिल की। कैंप के समापन समारोह के दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल राजेश बाहरी ने कैंप के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त किया गया है। उन्होंने राजगीर एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। सभी कैडेटों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह कैंप सभी कैडेटों के लिए अस्मरणीय अनुभव साबित होगा। यह कैंप राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त बनाता है। इस अवसर पर एनसीसी पदाधिकारी मधुकांत, अरुण तिवारी, प्रीति कुमारी, सूबेदार मेजर ललित टीका, सूबेदार रूपेश गुंगू, सत्येंद्र सिंह, राजकुमार, भीम युद्ध सहित अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का कुशल संचालन एनसीसी पदाधिकारी मधुकांत ने किया। समापन के अंत में सभी कैडेटों को भावनात्मक विदाई दी, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और सौंदर्य की भावना से अप्रोत हो उठा। इसी के साथ दोस्तों महागठबंधन सीट साझेदारी की घोषणा में राजनीतिक कारणों से भी की जा रही है देरी। दोस्तों सीट साझेदारी की घोषणा एक साथ तो प्रत्याशियों की सूची अलग अलग करेंगी
करेंगे जारी। दरअसल दोस्तों, महागठबंधन में सीट साझेदारी की घोषणा लगातार टलती जा रही है। अब 14 को देर शाम तक या 15 अक्टूबर को इसी घोषणा की जा रही है कि हाल ही में महागठबंधन में सियासी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बन गई है कि सीट साझेदारी में किस दल की कितनी सीट मिलेंगी की घोषणा तो सामूहिक तौर पर कर दी जाएगी, लेकिन संबंधित घोषणा सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा इसकी घोषणा अलग घटकों की तरफ से अलग अलग किए जाने की संभावनाएं बन रही है। अधिकतर घटक दलों ने अपने कुछ प्रत्याशियों से नामांकन की तैयारी के लिए कह दिया भी है कि वाम दल इससे सबसे आगे है। यह परिदृश्य अब साफ हो गया है कि महागठबंधन के गलियारों में अब यह बात छन कर आने वाली है कि प्रत्याशियों के साथ सीट साझेदारी की घोषणा धरातल पर उतरेगी नहीं दिख रही है। हड़ताल में यह प्रत्याशी के साथ सभी दलों को मान्य सीट साझेदारी संभव नहीं हो पाई है। संवैधानिक गतिरोध राजद, कांग्रेस और वीआईपी के बीच दिख रहा है कि एक अन्य संभावना यह भी बन रही है कि 2 चरणों में हो रहे चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के कुछ एक घटक दल चरणवार प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकते हैं। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि महागठबंधन के वाम दलों को छोड़कर अधिकतर दल एनडीए की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद असंतुष्ट लोग दूसरे दल में अपनी पैन का बना लें। दोस्तों, दिल्ली पहुंचे लालू और बोले सीट को लेकर हो रहा है बात। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार रविवार को दिल्ली पहुंच गया था। इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे। लालू, राबड़ी और तेजस्वी 13 अक्टूबर को सोमवार को लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली स्थित कोर्ट में पेश होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू प्रसाद ने महागठबंधन की सीट साझेदारी के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस संबंध में बात हो रही है। दरअसल उससे पूछा गया था कि राहुल गांधी के सीट साझेदारी को लेकर क्या हो रहा है। इधर कोर्ट संबंधित मामलों के अलावा लालू प्रसाद इस दिल्ली यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के दौरान सीट शेयरिंग मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की कांग्रेस के सीट नेताओं के साथ बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच अभी तक सीटों की गतिरोध चल रहा है। लालू प्रसाद ने हालांकि में कहा कि राहुल केवल बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टेलीफोन पर भी बात की है। दोस्तों, कोर्ट ने बुलाया है इसीलिए दिल्ली आए हैं तेजस्वी। दोस्तों, दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक साफ कह दिया है कि अदालत ने हमें बुलाया है इसलिए दिल्ली आए हैं। सभी को पता है कि अदालत में सुबह पहुंचना होता है। इससे पहले दिल्ली रवाना होने से पूर्व पटना हवाई अड्डे पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीट साझेदारी को लेकर कहा कि महागठबंधन में कोई परेशानी या असमंजस नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, युद्ध जैसे हालात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे पर किए हमले। दोस्तों, तालिबान बोला हमने 58 सैनिक मारे। पाकिस्तान का दावा है कि 200 को किया ढेर। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं कई सीमाई इलाकों में आमने सामने हैं और लगातार गोलीबारी की जा रही है। शनिवार की रात अफगानिस्तान की ओर से तालिबान सड़कों ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों हमला किया था, जिसके बाद रविवार को पाकिस्तान फौज ने टैंक, तोप और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान सेना का दावा है कि उसकी कार्रवाई में 200 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। अफगानिस्तानी तालिबान सफर के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि उनकी ओर से कई कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगान बालों का कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान द्वारा अफगानी हवाई क्षेत्र में बार-बार घुसपैठ और बमबारी के जवाब में किया गया था। दूसरे और पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के
आतंकियों की घुसपैठ करने के लिए किया गया था, उसके जवाबी हमले में अफगानिस्तान की कई चौकियां तबाह हुई है। दोस्तों आप जान लेते हैं कहां कहां हुई है लड़ाई। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार झड़पे अंगूर अड्डा, बाजार, कुरमर, दीर, चित्रौल, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बमाचा इलाके में फैली है। ये वही इलाके हैं जहां से टीटीपी के लड़के अक्सर पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं। सीमा पर कई स्थलों पर अब भी गोलीबारी जारी है। दोस्तों टीटीपी पर ठानी रहा। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर टीटीपी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकवज इलाके में मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 पाक सैनिकों की मौत के बाद इस तनाव ने और उग्र रूप ले लिया है। फिर पाकिस्तान के काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में बमबारी की थी, जिससे टीटीपी के कई ठिकानों पर निशाने पर बताए गए हैं। हमले में जवाब में अफगानिस्तान ने पाक चौकियों को टारगेट किया है। दोस्तों पाकिस्तान का दावा है कि 19 चौकियों पर किया कब्जा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान बोले हैं कि नागरिक आबादी को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। पाकिस्तान सेना ने जवाबी कार्रवाई में 19 अफगान सीमा चौकियों को कई और आतंकियों ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और दोस्तों मुताकिद बोले हमारा सीना बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताबिक भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव और भारत का अफगानिस्तान से बढ़ती नज़दीकी से संबंधित कई सवालों में दिए हैं कि नई दिल्ली में प्रेस वक्ता के दौरान मुताकिद ने साफ किया है कि उनके देश को पाकिस्तान या भारत के साथ किसी तरह की परेशानी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत से अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती की वजह से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया है, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पाकिस्तान से पूछिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सीना बहुत बड़ा है। मुताकिद रविवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी यात्रा रद्द हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।